नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य में मुक्तक काव्य की प्रमुख विशेषताएं लेकर आए हैं, जो संक्षेप में रहेंगी लेकिन आपके लिए बहुत ही पूर्ण जानकारी रहने वाली है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो प्रश्न इस प्रकार से दिया है, मुक्तक काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा मुक्तक काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहला बिंदु, मुक्तक काव्य स्वतंत्र एवं पूर्ण रचना होती है। कहने का मतलब ये है, जो मुक्तक काव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और रचना भी पूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि वो मुक्तक हैं तो स्वतंत्र ना हो और पूर्ण ना हो। देखो मुक्तक में क्या रहता है, जो पद दिए होते हैं, जैसे ऊपर दिया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सारे पद क्या होते हैं, एक दूसरे से मुक्त होते हैं, किसी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मुक्तक काव्य। फिर आता है आपका बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरा दिया कि इसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र अर्थ देता है। यानी इसके जो छंद दिए रहते हैं, यानी पद या दोहे, वो कैसे होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र अर्थ देते हैं। ठीक है, जैसा पहले बताया कि पूर्व पदों से या बाद के पदों से कोई संबंध नहीं रहता है। अब आता है बिंदु नंबर 3। तो 3 में दिया कि मुक्तक काव्य एक उद्देश्यपूर्ण रचना होती है। तो मुक्तक काव्य देखो क्या, यानी ऐसे नहीं कि मुक्तक काव्य लिखा तो उसका कोई उद्देश्य नहीं, उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य रहता है ना। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 4। तो 4 में दिया हुआ कि इसकी विषय वस्तु विविध विषयों पर आधारित होती है। यानी ये किसी एक सीमित विषय से जुड़ी नहीं होती, कई तरह की विषय वस्तुओं से क्या होती, जुड़ी रहती। जैसे रहीम की जो रचनाएं, अब जैसे महाकाव्य खंड काव्य में रामचरितमानस है, तो राम से जुड़ी ही पूरी कथा है, लेकिन इसमें क्या होती है, विभिन्न विषय दिए रहते हैं अलग अलग। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 5। तो बिंदु नंबर 5 आपका इस प्रकार से रहने वाला है, इस काव्य में कथा नहीं होती है। यानी मुक्तक काव्य में किसी प्रकार की कोई खंड का महाकाव्य की तरह कथा नहीं कही जाती है। ठीक है, उसमें विचार रहते हैं या नीतियाँ रहती हैं। फिर बिंदु नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता की तरह होता है। यानी वो कहते हैं कि एकदम संपूर्ण, जैसे गुलदस्ता नहीं पूरा कंप्लीट होता है, उसी तरह ये क्या रहता है, मुक्तक रचनाएं रहती हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना। बिंदु नंबर 7, इसमें पदों के अनुरूप विभिन्न रसों का प्रयोग होता है। यानी खंड का महाकाव्य की तरह किन्हीं निश्चित रसों से बंधे हुए नहीं होते या कोई निश्चित रस नहीं होते हैं, यानी जैसा विषय होता है उसी प्रकार का इसमें रस होता है। फिर आता है बिंदु नंबर 8। 8 में दिया है कि इस काव्य में एक अनुभूति, भाव अथवा कल्पना की अभिव्यंजना होती है। यानी इसमें कोई एक अनुभूति होती है, अनुभव या कोई भाव होता है या कल्पना अभिव्यंजना होती है, यानी जैसा कवि ने अपने मन में कल्पित किया है। अब आता है उसके बाद फिर अपना बिंदु नंबर 9। हिंदी के रीत काल में अधिकांश मुक्तक कवियों की रचना हुई है। यानी जो काव्यों की, जो रीत काल के कवि हैं, उन्होंने अधिकांश मुक्तक काव्यों की रचना की है। फिर आता है बिंदु नंबर 10। कबीर एवं रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, ये क्या, ये पद लिख गया है, यहाँ पर क्या होगा, पद होगा। ठीक है, पद आदि मुक्तक रचना है। यानी कबीरदास की, रहीम की दोहे और मीराबाई की जो पद हैं, पद्य नहीं है, पद केवल, ये पद गलत लिखा, तो ये सब कैसे हैं, मुक्तक रचनाएं कहलाती हैं। फिर 11वां दिया, इसके पद अर्थ की दृष्टि से पूर्व पद से मुक्त होते। जैसा मैंने बताया कि जो पद दिए रहते हैं, यानी कविताओं में जितने पद, तो एक पद का दूसरे पद, या ऊपर वाला पद हो या नीचे वाला, उनका आपस में कोई संबंध नहीं रहता। वो अपने आप में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो मुक्तक काव्य की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने में लाया था वो समाप्त हो गया। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और काव्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, कविता, ये इनके सबके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे के रखी, आप जाकर उनको भी आसानी से सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।